हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग बात करेंगे जो वायनाड में भूस्खलन हुआ है, जो लैंडस्लाइड आया है, तो वो कितना डिवास्टेटिंग था, उससे कितना नुकसान हुआ, जान माल का क्या परिस्थिति थी, ये सब तो सब लोग जान ही रहे हैं, न्यूज़ में डेली दिख रहा है। लेकिन उसके पीछे की जो टेक्निकल एनालिसिस है, उसके पीछे का जो कारण है, चाहे वो भूवैज्ञानिक कारण हो, चाहे वो पर्यावरणीय कारण हो, या वो मानवीय कारण हो, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर जियोलॉजिकल इश्यूज थे, इन्वायरमेंटल इश्यूज थे, या फिर यहाँ पर जो एंथ्रोपोलॉजिकल इश्यूज थे, जिसके कारण कि ये क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ डिजास्टर होती है। होती ये है कि कोई भी चीज़ एक हजार्ड होती है, यानी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जब वो वास्तविकता में वो चीज़ होती है तब उसे आपदा कहते हैं, तब वो चीज़ हो जाती है डिजास्टर। तो समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि डिजास्टर ये हुआ तो क्यों हुआ, और ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं भारत में जहाँ पर कि ऐसा हो सकता है, और इसके पीछे क्या क्या कारण थे, और कैसे इसे रोका जा सकता था, या भविष्य में ऐसा होने से कैसे रोका जा सकता है। ये सारी जानकारी आज हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये आपके यूपीएससी के मेंस के पेपर 3 के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, या फिर वैसे भी देखें तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपके इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखें। वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो कर ही लें, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर कि ऐसे और भूस्खलन की परिस्थिति हो सकती है, ठीक है। तो देखिए, जहां पर भी आपका पहाड़ी क्षेत्र रहेगा, जहां पर भी जो हम लोग कहते हैं रिलीफ, राहत, वो ज़्यादा रहेगी, ऊंच नीच की ज़्यादा ये स्थिति रहेगी, वहां पर आपको ऐसे लैंडस्लाइड की परिस्थिति दिखने को मिलेगी। तो ऐसे कौन कौन से जगह हैं? सबसे पहले अगर बात करें तो उत्तर की दिशा में आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, और टेक्टोनिकली एक्टिवेट विवर्तनिकी यहाँ पर होती रहती है। इसके कारण यहाँ पर प्लेट मूवमेंट के कारण जो भूस्खलन है उसकी परिस्थिति, उसके डिजास्टर होने के चांसेस, उसकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि एकदम एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रहे हैं, तो उसके कारण जो है सो इसकी और भी जो है चांसेस बढ़ जाती है। अगला फिर हिमालय क्षेत्र का ही है, पूर्वोत्तर में देखेंगे तो सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है, या फिर आप इधर देखेंगे मेघालय है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है। ये सारे क्षेत्र जो हैं पहाड़ी क्षेत्र हैं, ठीक है। और इसी के कारण इधर भी भूस्खलन होने के ज़्यादा संभावना रहती है। और यहाँ पर देखेंगे, अगर डिटेल में आप न्यूज़ देखेंगे तो अक्सर इन क्षेत्रों से भी भूस्खलन की न्यूज़ आती रहती है। उसके बाद अगर हम लोग दक्षिण की ओर चलें तो महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गोवा में थोड़ा बहुत, और केरल में, ये क्या पूरा क्षेत्र है? ये वेस्टर्न घाट्स का क्षेत्र है, और यहाँ पर भी पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण भूस्खलन की संभावना बनी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी पूरा अगर हम लोग टोटल देखें भारत में तो 1.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर उत्तर में, 1.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर पूर्वोत्तर में, और 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर दक्षिण में। ज़्यादा अगर डिटेल में बात करें तो दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। तो टोटल ये कितना हो जाता है? 4.2 यानी 4.2, 4,20,000 स्क्वायर किलोमीटर जो पूरा भारतीय भूभाग का क्षेत्र है, उसमें से इतना क्षेत्र जो है वो भूस्खलन की वहाँ पर पॉसिबिलिटी बनी रहती है, यहाँ पर वल्नरेबिलिटी है। अब वल्नरेबिलिटी है तो वो एक्चुअल में डिजास्टर यानी कि एक्चुअल अकरेंस क्यों होता है? अगर इसकी बात करें
तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में बात करते हैं, वायनाड से ही शुरू करते हैं जो अभी वास्तविक में हुआ है। ठीक है, बाद में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या वहाँ पर जियोलॉजिकल कारण थे, एंथ्रोपोलॉजिकल कारण थे या इन्वायरमेंटल कारण थे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखें वायनाड का लोकेशन, तो ये देखिए ये वायनाड प्लेट्यू, इसका कुछ भाग जो है सो ढलान वाला क्षेत्र, ठीक है, वो केरल की तरफ पड़ता है, क्योंकि केरल जो है सो वेस्टर्न कोस्ट में जो है वेस्टर्न घाट्स वाले क्षेत्र में पड़ता है, और प्लेट्यू रीजन का मैक्सिमम पार्ट जो है सो कर्नाटका में पड़ता है। तो इधर से क्या है कि बहुत तेज देखेंगे छोटी छोटी नदियां हैं, ठीक है, पेन्नार, पेरियार, ये सारे जो हैं, जो यहाँ पर छोटे छोटे नदियां मिलेंगी जो बहुत तेजी से बहती हैं, और खास करके जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो उस समय और ज़्यादा तेज हो जाती है, उनका बहाव, उनका डिस्चार्ज सब कुछ बढ़ जाता है। और इसी समय यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, और यहाँ पर ये लोकेशन आप लोग देख रहे होंगे पीला से दर्शाया इसीलिए गया है क्योंकि ये प्लेट्यू रीजन है, और इसका जो एज है आप देखेंगे, इसका जो एज है वो इसी क्षेत्र में वायनाड डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इसका किनारा पड़ता है जो कि पूरा ढाल वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो लैंडस्लाइड्स, लैंडस्केप जो है ना पूरा बहुत डाइवर्स है, और इकोसिस्टम भी यहाँ का जो पूरा है वो डाइवर्स है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती है। अब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कैसे प्रभावित करती है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या हो जाती है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, क्योंकि नदियाँ पर्याप्त हैं, ठीक है, कोस्टल रीजन है, ढलान वगैरह है, पानी पर्याप्त है, बारिश पर्याप्त होता है, उसके बाद ज़मीन भी ठीक ठाक ही है, तो उसके कारण यहाँ पर खेती के योग्य ज़मीन अच्छी है और बहुत ज़्यादा खेती की भी जाती है। ठीक है, और इसी कारण यहाँ पर ढलान के कारण और जो गतिविधियाँ हैं मानव गतिविधियाँ उसके कारण यहाँ पर मॉनसून सीजन में, खास करके मॉनसून सीजन में क्या होता है, क्यों ये मॉनसून सीजन में ज़्यादा यहाँ पर लैंडस्लाइड होता है, भूस्खलन होता है, ये आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वायनाड में क्या है, वायनाड में सबसे जो सिग्निफिकेंट इवेंट है वो क्या होता है, लैंडस्लाइड होता है ज़्यादातर यहाँ पर, और बहुत बार देखिए 2009 में भी एक कमेटी बनाई गई थी, 2009 में जो कमेटी बनाई गई थी उन्होंने पूरा रिपोर्ट दिया था कि यहाँ पर कौन कौन से काम क्रियाकलाप किए जा सकते हैं, एक्टिविटीज़ की जा सकती है, और कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को रोकना चाहिए, ये बहुत पर्टिकुलरली उसमें मेंशन था। लेकिन वहाँ पर सरकार ने उन सब चीज़ों पर ध्यान दिया नहीं, कोई बढ़िया वहाँ पर अथॉरिटी बनाई नहीं जो रेगुलेशन को बढ़िया से इम्प्लीमेंट कर सके, जिसके कारण कि यहाँ पर कंसिडरेबल डैमेज होता है। किस चीज़ का, लाइफ का, प्रॉपर्टी का और इन्वायरमेंट का, इन्वायरमेंटल डैमेज भी होता है। मान लीजिए कि कहीं पे भूस्खलन हो गया तो एक तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, भूस्खलन में वहाँ का जो भी वेजिटेशन है वो भी डैमेज हो जाता है, वहाँ का जो पूरा इकोसिस्टम है, ठीक है, नदी का, वहाँ के जीवों का, ये सब चीज़ों का, उसका भी डैमेज होता है। तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल डैमेज भी बहुत ज़्यादा होता है। और अगर अभी की बात करें, रिसेंट की बात करें, तो रिसेंट में क्या हुआ, रिसेंट डिजास्टर में अभी तक जो हम लोगों ने देखा है कि डिजास्टर जो हुआ वो तो 30 जुलाई को हुआ, 30 जुलाई 2024 को हुआ एक्चुअल लैंडस्लाइड वायनाड में, और रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। अभी भी वॉलंटियर्स को अपील की जा रही है कि आप उसमें शामिल हो। सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या अन्य राज्यों की सरकार हो, जो जिस हिसाब से वहाँ पर कार्य कर सक रहे हैं, मदद कर सक रहे हैं, वो उसको कर रहे हैं, लगे हुए हैं, खोजबीन जारी है। और अभी तक के डेटा के, लेटेस्ट डेटा के हिसाब से जो अपडेटेड आया है, 433 लोग मारे जा चुके हैं। अब कितना बड़ा ये लाइफ का लॉस है वो आप खुद समझ लीजिए। ठीक है, 397 लोग जख्मी हैं, ये लास्ट अपडेट है। और अभी तक ये भी कहा जा रहा है कि 290 लोग अनअकाउंटेड हैं। 290 लोग अनअकाउंटेड है, मतलब क्या हो गया, न तो इनकी लाश मिली है, न तो ये जख्मी हालत में मिले, पता ही नहीं है कि कहाँ गए, इनका कोई अकाउंट ही नहीं है, कोई पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ गए ये लोग। ठीक है, तो ये चीजें हैं।
ठीक है। और ऐसे ही और चीज़ों की अगर बात करें, अगर इतिहास की बात करें, सिर्फ केरला डिस्ट्रिक्ट में ही, हम लोग पूरे भारत की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ केरला डिस्ट्रिक्ट में ही अगर बात करें तो यहाँ पर 4 से 5 जो बहुत ही वृहत रूप से भूस्खलन हो चुके हैं, जिसमें जान माल की बहुत ज़्यादा नुकसान ऑलरेडी हो चुकी है। अगर पहला बात करें तो ये अंबोरी लैंडस्लाइड थी, अंबोरी भूस्खलन था 2001 का, उसके बाद पुठुमाला लैंडस्लाइड था 2019 का। और ये देखेंगे आप लोग तो रिसेंट हिस्ट्री में ना 2001 के बाद देखेंगे रिसेंट हिस्ट्री में यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी लैंडस्लाइड हो रहा है। तो इससे भी समझने वाली बात ये आती है ना कि आखिर ये इतनी जल्दी जल्दी हो क्यों रहा है। सरकार इस पर ध्यान दे नहीं रही है क्या? वहाँ पर सही से नियमावली लागू नहीं की जा रही है क्या? वहाँ पर वातावरण का जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, क्लाइमेट चेंज है, उन सब चीज़ों से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को रेगुलेट नहीं किया जा रहा है? ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, कवल्ला पारा लैंडस्लाइड थी 2019 की, उसके बाद पेटीमुडी लैंडस्लाइड थी 2020 की, उसके बाद कोट्टिकल एंड कोकायार लैंडस्लाइड थी 2021 की। तो देख रहे हैं कि 2021 तक और फिर अभी 2024, ठीक है। और इसके बीच में छोटी मोटी होती रही होंगी, उतने वृहद स्तर पर नहीं हुआ होगा, इसीलिए शायद वो उतना विस्तृत रूप से उसके बारे में जानकारी नहीं है या उसकी अकाउंटिंग नहीं की गई है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें कि किन किन कारणों से ये लैंडस्लाइड होता है, ठीक है, सरकार को क्या करना चाहिए, लास्ट में हम लोग कंक्लूजन में बात करेंगे। सबसे पहले अब देखते हैं कि किन किन चीजों का ध्यान देना पड़ेगा, क्या वहां की परिस्थितियां हैं, क्यों ये इतनी लैंडस्लाइड होती है। ठीक है। तो सबसे पहली बात वहां की जो टोपोग्राफी है और वहां का जो स्लोप इंस्टेबिलिटी है। ठीक है। टोपोग्राफी की अगर बात करें तो रगड टोपोग्राफी है, ज़्यादा वहां पर ढलान है, इंक्लाइंड स्लोप जो है वो बहुत ज़्यादा है, ग्रेडियंट ज़्यादा है। ठीक है। तो स्टीप स्लोप्स होने के कारण और अनड्यूलेटिंग ट्रेन, यानी कि जो अगर ढलान की बात करें, ठीक है, कि अगर ऐसे पहाड़ी है तो ये अगर कर्नाटका वाला क्षेत्र है तो इधर केरला आता है, और ये ढलान के क्षेत्र में यहाँ पे वायनाड है। ठीक है। यहाँ पे वायनाड है, और इसी ढलान वाले क्षेत्र में क्या होगा कि नदियाँ वगैरह बहुत तेजी से बहेंगी, और यहाँ पर कोई भी चीज़ में अगर ग्रेडियंट ज़्यादा होता है तो वहाँ पर से लुढ़कने के चांसेस, आप अगर कभी पहाड़ पर चढ़े हो तो देखिएगा कि उतरते समय आपको जो है ना चढ़ने से ज़्यादा जोर लगता है ब्रेक लगाने में, ठीक है, कि कहीं लुढ़क न गए, और वो ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर आप लुढ़के तो फिर जब तक एकदम नीचे बेस लेवल तक नहीं पहुँचेंगे कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है। तो ये परिस्थिति होती है, और यहाँ पर इसी के कारण क्या होता है कि अनस्टेबल जो यहाँ पर स्लोप्स हैं, जो जमीन है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। ठीक है। और जो यहाँ पर जो टोपोग्राफी के साथ साथ क्या है कि जो रॉक है, जो सॉइल है, ठीक है, स्लोप पे, जो ढलान पे जो मृदा है, जो मिट्टी है, जो पत्थर वगैरह हैं, ठीक है, वो सारे क्या हैं, वो अपर्दित हैं, वेदर्ड हैं, फ्रैगमेंटेड हैं, और उसके कारण क्या होता है कि जो वहाँ पर क्षरण होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इरोजन बहुत तेजी से होता है। ठीक है, वेदर्ड रॉक का। तो ये एक क्या होता है कि बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है लैंडस्लाइड का, और ग्रेडियंट तो ऑलरेडी ज़्यादा है ही। ठीक है। और इसके कारण क्या होगा कि जो गुरुत्वाकर्षण उस पे लगेगा, सॉइल पे और रॉक पे, पत्थर पे और मृदा पे, वो बहुत ज़्यादा लगेगा, जिसके कारण कि उसके नीचे लुढ़कने की, लैंडस्लाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी चीज अगर बात करें कि किस प्रकार की मृदा है और किस प्रकार के चट्टान वहां पर है, रॉक और सॉइल का कंपोजिशन। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे ज्यादा लेटेराइटिक सॉइल है। लेटेराइटिक सॉइल में सबसे ज्यादा क्या होता है, दो चीजें होती हैं, आयरन होता है और एल्युमिनियम होता है। ठीक है। यानी कि वहां पर आयरन और एल्युमिनियम का कंपोजिशन ज्यादा होने के कारण इनका जो ऑक्साइड होता है और इनमें जो है पानी सोखने की क्षमता जो होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है, प्लस इनके बीच का जो कोहेशन होता है ना, इनके बीच का जो एक जुड़ाव होता है वो बहुत कम होता है। आप लोगों ने बहुत सारे लोग देखे होंगे लाल मिट्टी, मुरम, ठीक है, वो क्या होता है देखिएगा कि बहुत आसानी से बह जाता है, ढील लूज टाइप का होता है। वही टाइप की मिट्टी यहाँ पर है, लेटेराइटिक सॉइल है। और इसके कारण क्या होता है, ये जनरली
स्टेबल रहता है सूखे कंडीशन में। सूखे कंडीशन में तो एकदम पत्थर जैसा हो जाएगा टनाटन, है ना। लेकिन जहां इसको बढ़िया से पानी मिला, जहां इसमें बढ़िया से सेचुरेशन हुआ, संतृप्त हो गया जल से, तो उसके बाद फिर इसकी अनस्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है यहाँ पर। उसके बाद क्या होता है कि जो यहाँ पर बेडरॉक है नीचे का वायनाड में, वो क्या है, वो भी टूटा फूटा है, फ्रैक्चर्ड है, वो भी फ्रैगमेंटेड है, ठीक है। और उसके कारण क्या होता है कि जब ये वेदर्ड और फ्रैक्चर्ड रहेगा तो आसानी से एक छोटा छोटा पार्ट खिसक सकता है। कोई बड़ा विस्तृत अगर चट्टान रहे तो उसको हिलाना मुश्किल है, उस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल भी चाहिए वो बहुत ज़्यादा चाहिए, उसके लिए ढलान जो चाहिए वो भी बहुत तीखा चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, टूटा फूटा और वेदर्ड मटेरियल रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा इनस्टेबल रहेगा, उसकी ढलान जो है वो कभी भी ज़्यादा स्थिरता पे नहीं रह पाएगी, अस्थिर रहेगी, और इसीलिए वहाँ से मटेरियल का लुढ़कना ज़्यादा जल्दी पॉसिबल होता है। अगली बात हम लोग करते हैं यहाँ के वातावरण की, यहाँ के मौसम की, यहाँ के क्लाइमेट की। तो इसमें अब क्या क्या फैक्टर आता है। सबसे पहले तो क्या है कि अगर हम लोग मानसून की ही बात कर लें तो यहाँ पर मानसूनल रेनफॉल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहले जून में मानसून आता भी यहीं पर है वेस्टर्न घाट्स में, और आखिरी में सितंबर में रिट्रीटिंग मानसून वापस भी यहीं से निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा समय के लिए लगभग 5 से 5.5 महीने तक मॉनसून रहता है। और इस दौरान यहाँ पर जो इसका एवरेज एनुअल रेनफॉल होता है वो कितना होता है, 200 से 300 सेंटीमीटर। अगर हम लोग भारत के ही एवरेज की बात करें तो लगभग 106 है। अभी तो जो IMD है उसने घटा के 98 भी कर दिया है, ठीक है, लेकिन एवरेज एनुअल रेनफॉल 106 के आसपास है। अब उससे देखें कि लगभग ये दुगना है। तो सोचिए कि यहाँ की मृदा में कितना जल होता होगा, कितनी संतृप्त होती होगी, कितना यहाँ पर जो सैचुरेशन रहता होगा वो हाई लेवल का रहता होगा सॉइल का, जिसके कारण कि यहाँ पर इनका सॉलिफ्लक्शन का, इनके मतलब कि मृदा को घुलन होने के बाद वो जो बहता है, मृदा नद बहती है, वो सब चीज़ों का कितना ज़्यादा चांसेस रहता होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो बारिश होती भी है ना वो बहुत तेज और लंबे समय तक होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, साल भर के अंदर थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन साल भर में इतना हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 4.5 से 5 महीने के अंदर ही इतनी बारिश हो जाती है, और जब होती भी है बहुत तेज होती है, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है कि जो मृदा है वो ज़्यादा संतृप्त हो जाती है, एकदम इसका सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जो सॉइल है, जो मृदा है यहाँ पर, उसका वजन बढ़ जाता है, ठीक है। और उसके कारण उनके आपस का जो जुड़ाव है, आपस में जो उनका कोहेशन है वो कम हो जाता है। एक तो जब उसमें पानी ऐड होगा तो उसका वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा तो क्या होगा, उस पे जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी बढ़ जाएगा, और इसीलिए उसके नीचे लुढ़कने की, लैंडस्लाइड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि जो सॉइल का स्ट्रक्चर है, लेटेराइट सॉइल है, जैसे ही वो क्या होगा उसमें पानी जाएगा, तो जैसे हम लोग अभी देखें कि ड्राई कंडीशन में वो ज़्यादा स्टेबल रहता है, लेकिन जैसे ही उसको पानी मिलेगी, ठीक है, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल भी हो जाता है। अनस्टेबल होता है तो क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर जो है सो फेल होने का, ठीक है, उसके ढलान के लुढ़कने का। यानी कि अगर हम लोग ऐसे देखें, ये अगर ढलान है और यहाँ पर ये मृदा है जो कि अगर लेटेराइट है, तो दूसरे केस में क्या देखेंगे कि ये इसी टाइप का है, लेकिन ये जो है ना घूम के ऐसे आके ऐसे बैठेगा मिट्टी पूरा, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या होता है, उसका एंटी क्लॉकवाइज या सीधा ऐसे ही लुढ़कने का, बहुत सारे तरह से लैंडस्लाइड का डिटेल हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, तो वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और स्ट्रक्चर फेलियर यहाँ पर बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर फेलियर मतलब कि आप इसकी कह रहे हैं कि आधारशिला ही हिल जाएगी, है ना, फाउंडेशन ही हिल जाएगा इसका। तो ये चीज़ें हैं, और इसके कारण यहाँ पर क्या होता है
फ्लैश फ्लड भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने देखा अभी केरला के मैप में छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन बारिश इस क्षेत्र में इतना ज़्यादा होता है कि उसमें पानी बहुत ज़्यादा बहता है। और अगर कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, जैसे आप लोगों ने कुछ साल पहले ये भी न्यूज़ में देखा होगा कि जो कोची एयरपोर्ट था वो पूरा भरा हुआ पानी से, कहे फ्लैश फ्लड आया। फ्लैश फ्लड केदारनाथ के केस में भी आप लोगों ने देखा। और एक चीज ध्यान रखिएगा ना कि फ्लैश फ्लड कभी भी ढलान वाले क्षेत्र में और पहाड़ी क्षेत्र में ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि वहां पर जो नदी की चौड़ाई रहती है ना, वो रहती है कम। ठीक है, नदी की चौड़ाई रहती है कम और गहराई भी उतनी ज़्यादा नहीं रहती है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं रहती है। और उसके कारण जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, तो ये नदी के क्षेत्र में उसके बैंक्स के, उनके तटबंधों के अंदर ही नहीं रह पाता, बल्कि उससे वो फ्लड कर देता है, ब्रीच कर देता है। और इसी के कारण इन सब क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जैसे ही ये फ्लैश फ्लड आएगा तो फिर से क्या होगा कि जो ढलान वाले क्षेत्र हैं वहां पर अपर्दन ज़्यादा होगा तो फिर से डिस्टेबलाइज होगा और फिर से लैंडस्लाइड आ जाएगा। तो ये दिक्कत हो जाती है। अगला कारण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हम ही लोगों की, मानवों की ही कारस्तानी है। ठीक है, पर्यावरण का जो यहाँ पर हमने कांड कर रखा है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है। ठीक है, तो मौसम में जो बदलाव हो रहा है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, तो रिसेंट ईयर में इसके कारण क्या देखा गया है कि जो यहाँ पर तीव्रता है, इंटेंसिटी है और जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, ठीक है, पूर्वानुमान लगा ही नहीं सकते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, कभी भी कुछ भी बारिश हो रहा है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि इस साल के ही अगर मौसम की बात करें तो मानसून का जो सीजन रहता है उसके पहले भाग में, आधा अगर दो भाग करें, पहले भाग में उतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई, जिसके कारण बहुत सारे क्षेत्रों में खेती भी ढंग से नहीं। अब जाकर ढंग से बारिश हो रही है, एकदम बढ़िया देख रहे हैं, कहीं भी बाढ़ आ रहा है, कुछ हो रहा है, ये सारी चीजें। तो यही जो इसकी इंटेंसिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी है रेनफॉल पैटर्न की, ठीक है, बारिश के पैटर्न की, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, और इस कारण क्या है? इसका क्लाइमेट चेंज ही है, ऑब्वियस सी बात है। और जब इंटेंसिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ जाती है तो फिर आप लैंडस्लाइड को कैसे मैनेज करेंगे, उसको कैसे संभालेंगे, क्या उसका मतलब कि रोकथाम के लिए किया जा सके, इस पे भी आपको नीति बनाने में बहुत दिक्कत होगी। तो सबसे बढ़िया चीज क्या होता है कि अगर आप नीति बना रहे हैं तो आप संभालने की कोशिश कीजिए इस चीज को कि उन सब क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन बना रहे, उन क्षेत्रों में ऐसा कोई काम न किया जाए जिससे कि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का और एवरेज एनुअल टेम्परेचर का, इन सब चीजों का वृद्धि हो। ये सारी चीजें देखनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर इसी के कारण क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट, जैसा कि हमने देखा पिछले 8-10 सालों में लगभग हर साल 1-2 साल छोड़ के यहाँ पर लैंडस्लाइड होता रहा है। ठीक है, केरला में। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेनफॉल का भी जो पैटर्न ऐसा चेंज हुआ है कि यहाँ पर फ्लैश फ्लड, एकदम छोटे समय में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, जिससे क्या होता है कि जो अभी हमने बात की कि नदियों में बहुत तेजी से पानी बहता है और बहुत तेजी से वहां पर अपर्दन होता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण कि लैंडस्लाइड का, फ्लैश फ्लड का, सॉलिफ्लक्शन का, ठीक है, इनुंडेशन का, बहुत सारी चीजों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पर्यावरणीय कारण, इकोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो सबसे पहला क्या है? ठीक है, सबसे पहला है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, जो यहाँ पर जंगलों का कटाव हो रहा है उसके कारण। जंगल जो होते हैं किसी भी क्षेत्र के इकोसिस्टम को, किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए हर देश में, हर राज्य में इवन अगर बात करें तो ये कहा जाता है कि पूरे भौगोलिक क्षेत्र का कम से कम 33% क्षेत्र जो है वन आच्छादित होना चाहिए, उसमें फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। ये हमेशा कहा जाता है। इस पे सरकारें भी बहुत सारे नियम बना रही है। धीरे धीरे अपने देश में भी जो
वन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए, उनका वन आच्छादन बढ़ाने के लिए, फॉरेस्ट रीजन में एरिया में इंक्रीजमेंट देखा जा रहा है, उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। लेकिन सीधी सी बात एक चीज़ और होती है ना बहुत महत्वपूर्ण, कि अगर जो नेचुरल स्टैंड है, ठीक है, जो प्राकृतिक वन थे वहां पर, उसकी तुलना में आप कितना भी वृक्षारोपण कर लें, आप नए वन को वहां पर नहीं लगा सकते हैं। उसकी क्वालिटी कभी भी वैसी नहीं होगी जो एक मैच्योर नेचुरल स्टैंड होता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मुद्दा ये हो जाता है ना कि जब भी वृक्षारोपण किया जाता है तो उसमें सिलेक्टिव प्लांट लगाए जाते हैं, ठीक है, सिलेक्टिव स्पीसीज लगाए जाते हैं। जो वन वृक्षारोपण होता है उसमें क्या होता है, छांट छांट के जो जल्दी से ग्रो कर सके, उस क्षेत्र के पर्यावरण के हिसाब से वो सुटेबल है नहीं है, क्या है, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा रिसर्च किया नहीं जाता है। देखा 2-3 चीज़ जाता है कि जल्दी से जल्दी ग्रो होगा कि नहीं, सर्वाइवल रेट क्या है, और इससे कितना मतलब कि आसानी से हम इन क्षेत्रों को कवर कर सकते हैं। बस 2-3 चीज़ें देखे, और सस्ता में कौन सा मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका ठेका निकलता है, और ठेका निकलता है तो फिर तो आम जनता को ठेंगा ही मिलता है, ये सबको पता है ना। चलिए, तो यहाँ पर वायनाड के क्षेत्र में भी क्या है कि बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ है, वनों की कटाई बहुत ज़्यादा हुई है पिछले कुछ सालों में। और क्यों हुई है, सबसे पहला तो खेती के लिए, ठीक है, जैसे जैसे आबादी बढ़ते जा रही है, खेती योग्य भूमि की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है, और ये जब बढ़ेगी तो भाई भूमि तो सीमित है, प्रोडक्टिविटी उतना बढ़ नहीं रहा है, तो प्रोडक्शन कहाँ से बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जमीन बढ़ाना पड़ेगा। जमीन फिर कहाँ से आएगा, जंगलों से ही आएगा। उसके बाद क्या है, प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए। अब इन क्षेत्रों में देखिएगा कि टी का, कॉफी का, स्पाइसेस का, मसालों, ये सब की खेती का जो कल्चर है बढ़ता जा रहा है, उनके खेत बढ़ते जा रहे हैं। जो वहाँ पर पहले से आमतौर पर जो चीज़ की खेती होती थी, चावल वगैरह की और बाकी चीज़ों की, उसके जगह पे प्लांटेशन क्रॉप का जो ये है डेंसिटी बढ़ता जा रहा है, ठीक है, उसका कल्टीवेशन बढ़ता जा रहा है। और तीसरी चीज़ क्या है, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, ठीक है, जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी तो रहने के लिए जो घर चाहिए, बिल्डिंगें चाहिए, रास्ते चाहिए, रोडवेज, रेलवेज, बहुत सारी चीज़ें, तो इन सब चीज़ों के लिए भी तो ज़मीन लगता है। आप अभी देख लीजिए, जो धड़ाधड़ इतने इतने एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, तो उसमें कितनी भूमि जो है वो सरकार वन क्षेत्र से ले रही है। अगर इसका डेटा निकाल के आप देखेंगे तो आप भी हतप्रभ रह जाएंगे कि अच्छा ये परिस्थिति है। एक तरफ तो बात होती है कि क्लाइमेट चेंज को रोकना है, नेट कार्बन जीरो अचीव करना है 2047 तक, 2030 तक ईवी ले आना है। ईवी पे भी मैं एक बार चर्चा करूंगा कि ईवी, आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए। ईवी कैसे जो है, जिसको कि इस तरह से कहा जा रहा है कि ये जो है एकदम क्लीन एनर्जी, प्योर एनर्जी, ये है वो है, वो एक्चुअली में एक स्कैम है, ठीक है, ताकि शहरी क्षेत्रों का जो प्रदूषण है वो जाके जंगली क्षेत्रों में, हिंडरलैंड में, गाँव और इन सब क्षेत्रों में पहुंचा दिया जाए। अपना जो पाप है ना वहां पलट देना है। ये चीज कैसे चल रही है, इस पे भी मैं एक चर्चा करूंगा, ठीक है। तो ये अर्बनाइजेशन के कारण भी यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन बहुत तेजी से हो रहा है। और जैसे ही आप देखिएगा कि जो वनों की कटाई होती है, नेचुरल स्टैंड हटाया जाता है ना, तो उसके कारण जो होता है, स्लोप जो होता है ना, जो ढलानें होती है वो अनस्टेबल हो जाती हैं। क्योंकि देखिएगा, जब आदमी घर बनाता है तो क्या करता है, सिर्फ कंक्रीट से, गिट्टी बालू छर्री सीमेंट मिला के ढलाई कर देने से क्या वो मजबूत रहेगा, पिलर या छत उसकी ढल सकती है, नहीं ढल सकती। उसमें साथ में लगता है सरिया, ठीक है, जो उसको एक स्ट्रेंथ प्रदान करता है, उसको एक हड्डी की तरह उसके अंदर काम करता है, जो उसका स्ट्रक्चर बनाए रखता है, ठीक है। वैसे ही क्या होती है कि जब ढलानों पर यहाँ पर वन रहते हैं ना, तो ये ऊपर की ओर तो जो दिख रहे हैं सो दिख रहे हैं, उसके साथ क्या होता है, इनकी जड़ें जो अंदर रहती हैं ये मृदा को जकड़े रहती हैं, ये सरिये की तरह काम करती हैं, मृदा में, सॉइल में छड़ की तरह काम करती है। और इससे क्या होता है कि उनका स्ट्रेंथ, उनका होल्डिंग कैपेसिटी, उनकी कोहेशन,
ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़ाव मजबूत रहता है। और उसके कारण क्या होगा कि जब भी बारिश होगी, अब बारिश हुई, ठीक है, बारिश हुई तो उसके कारण जब यहाँ पर जल जो है वो बहेगा तो क्या होगा, जल का बहाव यहाँ पे जो है वो बहुत तेजी से नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जब जल का बहाव होगा ना तो एक चीज देखने योग्य क्या रहेगी कि ये पानी जो है यहाँ पर जो इनकी जड़ें हैं, ठीक है, पेड़ों की जड़ें हैं, यहाँ पर अवरोधित होगी, जल का बहाव सरफेस रन ऑफ यहाँ पर हिंडर्ड रहेगा और इससे बहुत तेजी से पानी का बहाव नहीं हो पाएगा। और पानी का बहाव तेजी से नहीं होने के कारण क्या फायदा होगा, फायदा ये होगा यहाँ पे कि ये छोटे छोटे चेकडैम की तरह काम करते हैं। ठीक है, उससे जब गति जो है पानी का कम होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी सीधा क्या होता है 1/2 mv²। भी को तो मास को तो पानी का बदल नहीं सकते हैं, वेलोसिटी ही बदल लो भाई। और वो बदलेगा किस चीज से, इन्हीं पेड़ों से। अब इन पेड़ों के कारण क्या होगा कि कटाव कम होगा। दूसरी चीज क्या होगी कि निचले स्तर पर जहां पर भूस्खलन की संभावना ज्यादा है वहां पर पानी कम पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पानी का रिसाव भी होगा भूमिगत तल पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर परकोलेशन तो होगा ही होगा। जब पानी ज्यादा देर तक वहां पर रुकेगा तो ओवरऑल जो है ना धीरे धीरे एम भी चेंज हो जाएगा, आपका मास भी चेंज हो जाएगा, द्रव्यमान भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसी के कारण यहाँ पर चांसेस रहेगी कि जो स्लोप्स हैं वो ज्यादा स्टेबल होंगे। यहाँ पर 4-5 फैक्टर एक साथ काम करेगा पेड़ों के रहने से। ठीक है, और इससे क्या होगा कि जो ओवरऑल एबिलिटी रहेगी जो मृदा है उसकी पानी को सोखने की और बाकी चीजों को रोकने की, सरफेस रन ऑफ को रोकने की, ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगी। और लास्ट टू लास्ट क्या होगा कि चांसेस जो रहेंगे भूस्खलन के वो बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद एक मानव कृत्य और क्या है बहुत डेंजर सा, एक और जो यहाँ पर मानव कृत्य है खतरनाक सा, वो है कि जो एग्रीकल्चर यहाँ पर खेती जो की जाती है उसका जो प्रकार है, उसका जो आकार है, ये दोनों बढ़ रहे हैं। आकार के बारे में तो हमने बात कर ली कि कैसे आबादी बढ़ रही है तो उसका आकार बढ़ रहा है, उसका साइज बढ़ रहा है। अब प्रकार की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लोग जो है पुराना जो इनका खेती का तरीका था या जो पुराने जो अनाज वगैरह की चीजें जो क्रॉप ये लोग उगाते थे उससे ये लोग शिफ्ट करके मूव करके चले जा रहे हैं किधर, कमर्शियल क्रॉप की तरफ, कैश क्रॉप की तरफ। ठीक है, जो उनको कैश में आमदनी दे सके। ठीक है, और ये क्या क्या है, टी है, कॉफी है, स्पाइसेस है, मसाले वगैरह, कॉफी वगैरह, चाय वगैरह, इन सब चीज़ों की खेती धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि अनाज की खेती में अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि वैसी आमदनी बची नहीं है, टेक्निक थोड़ा सा सुधार लें, उसी चीज़ की खेती करें और वातानुकूल मतलब पर्यावरण के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशन अगर वहां पर खेती करें तो उसमें भी अच्छी कमाई है। लेकिन लोगों को क्या लगता है, लोगों को लगता है इमीडिएट में तुरंत पैसा चाहिए, है ना, और यही चीजें जो है सो डिजास्टर का कारण बनते जा रही है, आपदा बनते जा रही है। ठीक है, बहुत सारी आपदाएं हैं, कुछ आपदाओं के बारे में और भी इसके अलावा मैं बात करूंगा आगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बहुत ज़्यादा हेवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, खेतों में भी किया जा रहा है आजकल, हार्वेस्टर, थ्रेशर, ट्रैक्टर, एकदम 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर, तो ये तो वो, ये सारी चीज़ों के कारण भी क्या है यहाँ पर अपर्दन की प्रक्रिया जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, उसके बाद टेरेसिंग कर रहे हैं। टेरेसिंग में क्या होता है कि यहाँ पर जो ढलान है, पहले इस पर जंगल था, खेती करते नहीं थे, अब क्या कर रहे हैं, इस पर मेड़ बना बना के जो है सो खेत बना दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से खेत बना दे रहे हैं कटाई करके। अब इससे क्या हो रहा है कि पेड़ पहले था तो स्टेबल था, उसके का कारण थे वो हमने देखा। अब यहाँ पर सिर्फ खेत हैं तो सरफेस रन ऑफ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप कितना भी टेरेसिंग कर लो, कुछ भी कर लो, पानी की गति तो तेज रहेगी ही रहेगी, कितना भी कंटूर बंडिंग कर लें। ठीक है, तो ये चीजें हो रही है। ऊपर से क्या है, रोड वगैरह का और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब जब रोड बनाया जाता है तो कभी भी रोड ढलान में से टेढ़ा में तो बनाएंगे नहीं कि गाड़ी ऐसे चल जाए। वो क्या करेंगे, इसमें
यहाँ पर कटाई करेंगे, ठीक है। और जो ये वाला भाग है आपका, जो ये वाला भाग है, इसको काट के करेंगे, हटा देंगे और बच जाएगा कितना, बच जाएगा आपका, बच जाएगा आपका इतना, ठीक है। अब जो यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, अब इसमें क्या है कि इधर से यहाँ तक अचानक एक नया बेस लेवल बन रहा है रोड के पास, ठीक है। अब ऊपर से ये जो ढलान है ना, स्टीप तो है ही, प्लस यहाँ पर कुछ रोकने के लिए भी नहीं है, तो यहाँ पर जो भूस्खलन है उसकी संभावना बढ़ जाती है। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे वीडियो, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आते हैं जिसमें कि रोड के किनारे का पूरा घर का घर 3-3 मंजिला घर चला गया, गाड़ियां जा रही, ऊपर से एक पत्थर लुढ़कता हुआ धड़ाम, गाड़ी समेत ले दे के अंदर नीचे गहराई में, घाटी में। तो ये चीज़ें होती है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये क्षेत्र में कहीं पर भी अगर जो परत है जमीन का, पत्थरों का, ठीक है, उसका जो बेड रॉक है, उसकी अगर इसी डायरेक्शन में ऐसे फॉर्मेशन है, तो पानी जैसे ही मिलेगा, पानी मिलेगा तो क्या मिलेगा, लुब्रिकेशन मिलेगा, लुब्रिकेशन मिलेगा तो एक दूसरे परत पे जो खिसकने की संभावना है ना, वो एक रॉक बेड के दूसरे रॉक बेड पर खिसकने की संभावना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर भूस्खलन की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये सारी चीज़ें क्या करता है, सबसे ज़्यादा इंस्टेबिलिटी बढ़ाता है यहाँ पर स्लोप का, और उसके कारण भूस्खलन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अगला क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसके बारे में क्या हो रहा है अब कि रोड, बिल्डिंग वगैरह जो बना रहे हैं, ये तो हमने देखा, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या हो रही है कि सही से इसका भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जियोलॉजिकल सर्वे इसका किया नहीं जाता है कि किस क्षेत्र में रोड बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, कहाँ पर कैसी कंडीशन है, किस तरह का सॉइल है, फाउंडेशन सही रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सब चीज़ें भी नहीं देखी जा रही है कि रोड वहाँ पर टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा। और इसीलिए आप देखते होंगे न्यूज़ में आता है कि कभी उस क्षेत्र का संपर्क मेनलैंड से टूट गया, सड़क टूट गई, पूरा सड़क चला गया। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, सही से इनका आकलन नहीं किया जाता है, असेसमेंट किया नहीं जाता है, और इसके कारण भी लैंडस्लाइड का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। और जो स्लोप कटिंग है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, बिल्डिंग वगैरह के लिए स्टीप टेरेन में, वो करने के बाद सही से रिटेनिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाता। रिटेनिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने रोड इस तरह से बनाया है काट के ढलान पे, तो यहाँ पर आप गाइड वॉल्स बनाइए, होल्डिंग वॉल्स बनाइए, या फिर अगर सिंपली ढलान है पत्थर का, तो यहाँ पर देखा होगा बहुत सारे जगहों पे कि नेट लगाते हैं, जाली लगाते हैं स्टील वायर का। तो बहुत सारी जगहों पर ये रिटेनिंग स्ट्रक्चर भी नहीं है, ना ही प्रॉपर से कहीं पर कंक्रीट की जो रिटेंशन वॉल है, ये चीज़ें लगाया है इन्होंने, और उसके कारण भी लैंडस्लाइड की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आ जाते हैं कि जो हम लोगों ने कुरफात कर रखा है, जो मानवीय एक्टिविटीज़ हैं, है ना, एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज़। तो क्वेरिंग एंड माइनिंग, ठीक है, वायनाड के क्षेत्र में बहुत सारे माइंस भी हैं, वहाँ पर मिनरल्स भी मिलते हैं, और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने भी इस चीज़ को दर्शाया है कि पिनारिया विजयन जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनकी ही बेटी के कुछ माइनिंग कंपनीज के साथ लिंक हैं, जिसके कारण कि इस चीज़ की अनदेखी की गई, ठीक है। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इस पर रिपोर्ट छापी थी, द हिंदू ने भी छापी थी, और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने इस चीज़ पर स्टडी रिपोर्ट छापी थी कि वहाँ पर आखिर इन सब चीज़ों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो ये क्या होता है, अनरेगुलेटेड क्वेरिंग एंड माइनिंग एक्टिविटीज़ जब होती है, यहाँ पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, माइनिंग करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम होगा, डिफॉरेस्टेशन अगर माइनिंग के कारण होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम होगा, अगर इरोजनल एक्टिविटीज़, अपरदन ज़्यादा बढ़ जाती है माइनिंग के कारण तो क्या होगा, ध्यान ही नहीं देना है। प्लस क्या है, ब्लास्टिंग करते हैं। अब जब ब्लास्टिंग करेंगे, बम फोड़ेंगे, तो वहाँ पर तो थोड़ा थोड़ा सिस्मिक एक्टिविटी होगी, ठीक है, सिस्मिक एक्टिविटी होगी, भूकंप आएंगे छोटे मोटे एक्सकेवेशन से जुड़े हुए,
तो उसके कारण क्या होगा, स्लोप जो है वहाँ का वो अनस्टेबल होगा, प्लस इससे क्या होगा कि जो रॉक और सॉइल हैं वो यहाँ पर लूज हो जाएंगे, ढीले पड़ जाएंगे। कोई भी चीज़ वाइब्रेट करते हैं देखते धीरे 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 ढीला हो जाता है। जो लोग गाड़ी चलाते हैं वो लोग जानते होंगे कि हर सर्विसिंग में बढ़िया से नट बोल्ट एकदम सब कुछ चेक करवाया जाता है, टाइट करवाया जाता है कि कहीं उबड़ खाबड़ रास्तों में, गड्ढों में, इन सब चलते चलते उसके नट बोल्ट ढीले ना हो गए हों। और जब ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि लूज रॉक है, लूज सॉइल है, प्लस वहाँ पर ब्लास्टिंग और एक्सकेवेशन के कारण कभी कभी कंपन भी होते रहता है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, लैंडस्लाइड के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है। लैंडस्लाइड इससे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर ये मॉनसून के सीजन में सारा कुछ लूज करके बैठे हुए हैं, ठीक है। वहाँ पर रॉक भी लूज है, सॉइल भी लूज है, थोड़ा वाइब्रेशन भी आ रहा है, सिस्मिक एक्टिविटीज़ भी है, प्लस लुब्रिकेशन किससे मिल गया, पानी से। मॉनसून आया, बढ़िया से पानी मिला, लुब्रिकेशन मिल गया, तो क्या होगा फिर वहाँ पर सीधी सी बात है कि वही चीज़ होगा लैंडस्लाइड, ठीक है। और पुअर लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस, कौन से ज़मीन पे खेती करनी चाहिए, कौन से ज़मीन पे खेती नहीं करनी चाहिए, फॉरेस्ट कवर ही होना चाहिए, किस ज़मीन पे माइनिंग होनी चाहिए, किस ज़मीन पे माइनिंग। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना कि जहाँ पर भी मिनरल रिसोर्सेज मिल जाएं, चाहे वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया हो, चाहे वो रिजर्व्ड एरिया हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ पर माइनिंग शुरू कर दी जाती है अगर वहाँ पर प्रॉफिटेबल रहे सिचुएशन कि हाँ यहाँ से माइनिंग करके हमको फायदा होने वाला है। तो उसके बाद तो सब चीज़ ताक पे रख दिया जाता है। लैंड मैनेजमेंट और प्लानिंग का कोई प्रॉपर यहाँ पर मतलब सिस्टम ही नहीं है। ज्योग्राफी में और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है गो जोन एंड नो गो जोन, यानी कहाँ पर आप जो है सो कोई भी एंथ्रोपोलॉजिकल या माइनिंग एक्टिविटी कर सकते हैं और कहाँ पे नहीं कर सकते हैं। गो जोन वो होते हैं जहाँ पर कि एनालिसिस के बाद ये चीज़ें पता चले कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ें की जा सकती हैं। नो गो जोन क्या होता है, जहाँ पर ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ के, इस कंसेप्ट पे कोई ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है, बस मिल गया तो खोद डालना है एकदम, ठीक है। और इसके कारण क्या हो रहा है कि इंक्रोचमेंट हो रहा है स्टीप स्लोप्स का, ठीक है। प्रॉपर मैनेजमेंट वगैरह भी डिस्पोजल का नहीं हो रहा है। चाहे अगर अर्बन एरिया की सिंपली ले लें तो क्या होता है, ज़्यादातर अर्बन एरियाज में प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, कॉन्क्रीटाइजेशन होता है, सरफेस रन ऑफ बढ़ जाता है। और जैसे ही अर्बन एरिया से बाहर वो पानी निकलेगा तो ढलान पे, स्लोप पे निकलेगा, तो वहाँ सरफेस रन ऑफ के कारण लैंडस्लाइड होगा। और दूसरी चीज़ क्या होगी कि वेस्ट मैनेजमेंट अगर प्रॉपर नहीं है तो ये ज़्यादातर कहाँ जाता है, वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट डिस्पोजल अगर प्रॉपर नहीं है तो ये जाएगा रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, और रिवर्स में, स्ट्रीम्स में जाके उनको क्या करेगा, चोक कर देगा। चोक करेगा तो क्या होगा कि उसकी डिस्चार्ज कैपेसिटी, उसकी पानी को बहाने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, फ्लड आएगा, सरफेस रन ऑफ और ज़्यादा बढ़ेगा, लैंडस्लाइड का रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और इन सब चीज़ों को प्रभावित कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है, प्रभावित कहना गलत होगा, प्रोत्साहित कर रही है कि इन सब चीज़ों के कारण ही लैंडस्लाइड अभी हम लोग देख रहे थे जैसा हिस्ट्री में केरला की कि कुछ समय में, कुछ सालों में बहुत ज़्यादा हुई है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो बढ़िया से स्टडी करिए, क्षेत्र का सही गहन वहाँ पर आकलन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, सही से उसकी स्टडी की जाए, ठीक है। और उसके बाद ये समझा जाए कि ये जो कॉम्प्लेक्स कनेक्शन है, ठीक है, सबके बीच का एक एकदम वेब्ड कनेक्शन है, जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ का, जियोलॉजिकल कंडीशन का, क्लाइमेटिक कंडीशन का, इन्वायरमेंटल कंडीशन का और ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, इन सब के बीच में संतुलन कैसे बनाना है ताकि वहाँ पे कोई भी लैंडस्लाइड, कोई भी डिजास्टर ना हो। इसकी जो स्टडी है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद क्या है कि भविष्य में ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। और इसके लिए क्या है, सबसे पहली चीज़ तो वह है कि मल्टी फेसेटेड अप्रोच चाहिए, ठीक है, बहुआयामी अप्रोच चाहिए। एक चीज़ पे ध्यान देने से काम नहीं चलेगा, ठीक है,
क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, फॉरेस्ट कंडीशन है, जियोलॉजिकल कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, इन सब चीज़ों पे एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, इन सब चीज़ों पे जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक यहाँ पर सुधार नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना, और ध्यान देने के साथ क्या होगा कि जो अल्टीमेटली हम लोगों को करना चाहिए कि लैंड यूज प्लानिंग, भूमि का इस्तेमाल कैसे करना है, किस क्षेत्र में माइनिंग होनी चाहिए, किस क्षेत्र में जंगल रहना चाहिए, किस क्षेत्र में ह्यूमन एक्टिव सेटलमेंट रहना चाहिए, इन सब चीज़ों की जो सघन स्टडी है, जांच है, करने के बाद इसके लिए सही से नीति तैयार करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या है, एफॉरेस्टेशन, ठीक है, वो करना चाहिए। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो एकदम कैश क्रॉप के पीछे दौड़ा भागी मच रही है, उसको हटाकर वहाँ पर जो उस क्षेत्र के लिए सही है, जिस खेती से, जिस मतलब क्रॉप से वहाँ पर सही इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन किया जा सकता है, उन प्रैक्टिसेस को हम लोगों को यहाँ पर प्रमोट करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्शन एंड क्वेरिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पर ये और ध्यान देना पड़ेगा क्या कि जो भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, जो भी माइनिंग वर्क होता है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, रोड बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट और प्रॉपर होना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसा एक्टिविटी, कोई भी कंपनी, कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, इवन गवर्नमेंट एजेंसीज न कर सकें, जिससे कि लैंडस्लाइड की संभावना बढ़े। मतलब उसको एकदम लेटर एंड स्पिरिट में एकदम इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा शब्द दर शब्द, तभी जाकर ये चीज संभव है, ठीक है। और यहाँ पर क्या चीज है जरूरी, अर्ली वार्निंग सिस्टम हम लोगों को इंप्रूव करना पड़ेगा। लैंडस्लाइड का भी अर्ली वार्निंग सिस्टम उत्तराखंड में कुछ कुछ जगहों पर इंप्लीमेंट किया गया है। तो ये जो है सो इसको पूरे देश में जहां जहां पर भी, जैसा हम लोगों ने पहले स्लाइड में देखा था, संभावना है लैंडस्लाइड की, हर जगह पर लागू करना चाहिए, सिर्फ केरला में ही नहीं, क्योंकि कहीं भी लैंडस्लाइड आएगा तो जान माल का नुकसान होगा ही होगा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ऐसे जो भी हैं डिजास्टर, इससे मिनिमम नुकसान हो भविष्य में, इस चीज के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम सही करना अति आवश्यक है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान देने योग्य है। और मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारी यूपीएससी की और जेपीएससी की जो पूरे पाठ्यक्रम की किताबें हैं वो अमेजोन पर भी उपलब्ध हैं, हमारे वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं, किताब दुकानों में भी उपलब्ध हैं, जहां से भी आपको सुविधा हो। ये बहुत ही अच्छे से कंपाइल की गई संकलन है, एकदम बढ़िया, जो इसमें कि आप लोगों को विस्तृत और पूर्ण जानकारी मिल जाएगी। अगर आप सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम में कर रहे हो, चाहे हिंदी मीडियम में कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की कर रहे हो, चाहे जेपीएससी की, चाहे बीपीएससी की, ये किताबें जो हैं सो आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं अमेजोन पर भी और हमारे वेबसाइट पर और किताब दुकानों में। तो इन सब चीज़ों का भी आप लाभ उठाएं। और कोई भी कोर्स करना हो जो हमारे पास उपलब्ध है उनमें से, तो आप हमारे वेबसाइट www.computerlogy.com पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारे वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। शेयर भी करें ताकि हम भी प्रोत्साहित होते रहें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।